बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल करने का तरीका देखेंगे, किस तरह से आप अपने पे फॉर्म को फ़िल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना नेम यहाँ पर लिखेंगे और आपने ब्लॉक लेटर्स के अंदर अपना सरनेम और अपना गिवन नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप अपनी जेंडर के बारे में बताएंगे, मेल या फीमेल है। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर पुट करेंगे। आप अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास जापानीज़ नेशनैलिटी है, आप जापानीज़ नेशनैलिटी होल्डर हैं, तो वो ये आप यहाँ पर बता देंगे कि आपके पास है या नहीं है। अगर है तो आप उसकी डेट और एक्सपायरेशन डेट सब कुछ यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो पिक्चर है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, जो आपकी पिक्चर होगी उसके पीछे आपने अपने नाम और अपनी नेशनैलिटी उसके पीछे ज़रूर लिखनी है, पिक्चर के पीछे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पर बता देंगे कि आप की डेट ऑफ़ बर्थ क्या है और आपकी 1 अप्रैल 2025 तक आप कितने साल के हो जाएंगे। आपकी एज क्या होगी, 25 होगी, 22 होगी या 20 होगी, आप यहाँ पर उसके बारे में लिख देंगे। और आप लोग एज के बारे में पूछते हैं कि इसमें अप्लाई करने की एज क्या है। इसमें जितने भी लोग 1990 के बाद 1990 के बाद पैदा हुए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना करंट एड्रेस लिखेंगे, जो आपके घर का एड्रेस है वो यहाँ पर लिखेंगे। आप अपना सिटी नेम लिखेंगे और आप अपनी कंट्री लिखेंगे। अगर आप जापान में रह रही हैं तो आपने बताना है कि आपके वीज़े का स्टेटस क्या है। अगर आपके पास जापानीज़ नेशनलिटी नहीं है तो आप इसको नील छोड़ देंगे, नील यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो एड्रेस लिखा हुआ है कि आप जब डिपार्चर करेंगे पाकिस्तान से जापान जाने के लिए, तो आपका एड्रेस अगर यही होगा जो आपने करंट एड्रेस लिखा है तो आप सेम एज़ अबव के ऊपर टिक कर देंगे। अगर आपका चेंज हो जाएगा तो आप यहाँ पर न्यू एड्रेस लिख देंगे और उसकी कंट्री लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी होम कंट्री के बाहर रह रहे हैं, यानी अगर आप पाकिस्तान से हैं और इस वक्त आप दुबई में हैं और जब आप जापान जाएंगे तो उस वक्त आप दुबई में होंगे, तो आपको जो एयरप्लेन टिकट है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, वो इस यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपको ये बात पता है कि आपको एयरप्लेन टिकट जो है वो ये प्रोवाइड नहीं होगा, तो आपने इसके ऊपर येस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड के ऊपर आपने अपना डिप्लोमेटिक ऑफिस के बारे में बताना है कि आप अपना वीज़ा जो इशू होगा वो कौन से एम्बेसी से होगा। तो आपने इस्लामाबाद एम्बेसी का यहाँ पर लिख देना है कि यहाँ से आपको वीज़ा इशू होगा। और अगर आप काउंसलेट कराची के एरियाज़ में रहते हैं तो आप वहाँ का लिख देंगे कि हमारा वीज़ा जो है वो वहाँ से इशू होगा। आप थर्ड नंबर में उसको लिख देंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे। आपने एक्टिव नंबर लिखना है जो आपका हर वक्त ऑन रहता हो, ताकि आपसे कांटेक्ट करने में इजी रहे। आपने ईमेल वो देनी है जो आप यूज़ कर रही हैं, ताकि आपका जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहें वो इजीली कर सकें, क्योंकि ये लोग ईमेल पर ही आपको बताते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इंटरव्यू के बारे में भी ईमेल में ही बताएंगे। उसके बाद ये 8 नंबर पर पूछ रहे हैं कि आपको पास्ट में कोई मैक्स स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है, आपने विन की है कोई स्कॉलरशिप, अगर की है तो इसको यस कर देंगे, अगर नहीं की तो उसको नो ही रहने देंगे, इसको नो पे टिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपने कोई जापानीज़ स्कॉलरशिप जो है वो विन की है, आप यहाँ पर उसका पीरियड बता देंगे। आप स्कूल नेम ऑफ़ स्कूल बताएंगे, किस यूनिवर्सिटी में आपको अवार्ड हुई थी, और आप उसका प्रोग्राम नंबर बता देंगे। 9 नंबर में ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने मैक्स स्कॉलरशिप के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है जिसका फ़ाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ, और उसका जो है वो 2024 के अंदर ही उसका फ़ाइनल डिसीजन आएगा। तो आपने उसके बारे में बताना है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया मैक्स पर ही, तो आप इसको नो कर देंगे। और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में मैक्स के ही अप्लाई किया हुआ है तो आप इसको येस कर देंगे। अगर आपने कहीं भी अप्लाई नहीं किया, आप सिर्फ एम्बेसी में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप मैक्स के अलावा किसी और स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया हुआ है तो आपने उसके बारे में बताना है। अगर आपने किसी स्कॉलरशिप पर मैक्स के अलावा अप्लाई किया है तो आप इसको येस कर देंगे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप इसको नो ही रहने देंगे। अगर आपने स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया है तो आप इसका नीचे स्पेसिफाई भी करेंगे, उसका नाम भी देंगे कि मैंने इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया हुआ है और ये इस कंट्री की है, यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको बता देंगे। उसके बाद एजुकेशन की बात आ जाती है। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर पुट करनी है। उसके सबसे पहले आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पर लिखनी है, स्कूल नेम लिखना है, लोकेशन, प्रोविंस, सिटी लिखेंगे। उसके बाद आप ड्यूरेशन लिखेंगे यहाँ पर कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन इतने साल से इतने साल तक है, और
ये स्कूल था, मैंने इसमें एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, आप उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद आपने अपनी मिडिल स्कूल 9th 10th और मिडिल सेक्शन की जो एजुकेशन है आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। उसका भी आप सेम स्टेट, प्रोविंस, सिटी और अपनी सारी जो है वो मंथ और ईयर्स ग्रेजुएशन के लिख देंगे और एंड में टोटल करके लिख देंगे कि आपने कितने साल वहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद आपकी सीनियर हाई स्कूल आ जाएगी, आपकी इंटरमीडिएट यहाँ पर एजुकेशन आ जाएगी। उसके बाद आपकी अंडर ग्रेजुएट आपने बीएस कहाँ से किया है उसकी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट की अपनी लिखेंगे यहाँ पर। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी एमफिल तक एजुकेशन यहाँ पर पुट करेंगे और एंड में देखें कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी टोटल एजुकेशन कितने साल। एजुकेशन की डिटेल यहाँ पर पुट करने के बाद आप उसका टोटल लिख देंगे कि आपकी कितनी ईयर्स की एजुकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग एमफिल के अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इस फॉर्म के अंदर जो आपने जिनका आंसर्स आपने लिखना है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सिलेक्शन के अंदर। सबसे पहले आपकी पास्ट के अंदर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या थी वो आपने यहाँ पर बतानी है उनको डिटेल में। यानी अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएस में आपकी फ़ील्ड क्या थी, आपने क्या काम किया है, वो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। उसके बाद आप अपने थीसिस का टाइटल और सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर। उसके बारे में आप बता देंगे कि मैंने ये रिसर्च वर्क किया हुआ है और ये मेरी पब्लिकेशन जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं और कुछ जो है वो अंडर रिव्यू हैं। आपने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में उसके बाद आपने 15 नंबर पर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका अराइवल जो है जापान के अंदर कौन से मंथ के अंदर होगा। अगर आप अप्रैल के अंदर जाना चाहते हैं तो अप्रैल को टिक कर देंगे। अगर सितंबर अक्टूबर में जाना चाहते हैं आपके लिए इजी है तो आप इसको टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है कि अगर आपको अप्रैल में वो लोग बुला लेते हैं या सितंबर में बुला लेते हैं, आपको कोई इशू नहीं है तो आपने थर्ड ऑप्शन पर टिक करना है कि आप दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों ऑफर्स को। उसके बाद 16 नंबर पर वो लोग पूछ रहे हैं कि टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, कि आप लोग जो है वो कितनी स्टडी जापान के अंदर करना चाहते हैं। अगर आप लोग फील्ड के लिए अप्लाई करें तो आप मास्टर्स डिग्री के लिए करेंगे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अप टू द कंप्लीशन ऑफ डॉक्टोरल प्रोग्राम को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि एमफिल करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग आपको मैक्स स्कॉलर जो हैं आपको एक्सटेंड कर देते हैं आगे पीरियड और आप वहाँ पर पीएचडी भी आराम से कर सकते हैं। तो आपको ये वाला आपने टिक करना है। उसके बाद 17 पर आ जाता है, डू यू करंटली हैव अ जॉब। अगर आप जॉब करते हैं तो आप उसको यस कर देंगे, अगर नहीं करते तो उसको नो कर देंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने जितनी भी एम्प्लॉयमेंट की हुई है, अगर आपने काम किया हुआ है तो आप उसका रिसेंटली 2 जगह पर जहाँ पर काम किया है आप उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। आप उसकी पोजीशन बताएंगे कि मेरी ये पोजीशन थी, आप टाइप ऑफ वर्क बताएंगे कि मैंने ये काम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया है। आपने अपनी 2 रिसेंटली जॉब के बारे में यहाँ पर डिटेल पुट करनी है। उसके बाद 19 नंबर आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का। इसमें आपने अपनी मोटिवेशन के बारे में बताना है कि आप लोग जापान क्यों जाना चाहते हो, आपका जापान के अंदर ही इंटरेस्ट क्यों है, बाकी कंट्रीज़ के अंदर क्यों नहीं है। तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े एहतियात से फिल करना है। आपने इसको 4 से 5 बार लिखने के बाद इसको खुद पढ़ना है और देखना है कि ये कंपैटिबल आंसर है या नहीं है। ये हो जाएगा। उसके बाद आपने ये लिखना है कि आप जापान को ही चूज़ क्यों करोगे। पहले में आप अपना इंटरेस्ट बताओगे कि मेरा इंटरेस्ट क्यों है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो मुझे जापान के अंदर इंटरेस्ट हुआ है। उसके बाद आप ये बताओगे कि मैंने अपनी एजुकेशन के लिए जापान को ही क्यों चूज़ किया, मैंने बाकी किसी कंट्री को चूज़ क्यों नहीं किया। उसके बाद आपसे पूछे हैं कि जापान के अंदर ऐसी क्या कंट्रीब्यूशन है जो आप वहाँ पर सीखोगे और आप अपनी कंट्री के अंदर करोगे। मतलब आप क्या ऐसे काम करोगे जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, जापान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। तो आपने कुछ यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट्स लिखने हैं इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो हेल्पफुल होंगी दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और जापान के लिए भी। उसके बाद आपकी लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में पूछ लेते हैं। आपने जापानीज़ अगर आपको आती है तो आप उसके बारे में लिख दीजिएगा, अगर नहीं आती तो इसको इंग्लिश छोड़ दें। और जो इंग्लिश वाला है उसमें रीडिंग में भी 3 लिखेंगे, राइटिंग में भी 3, स्पीकिंग में भी 3 और लिसनिंग में भी 3 ही लिखेंगे आप। उसके अलावा अगर आपने कोई इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है तो आप टोफल किया हुआ है या आपने कोई और कोर्स किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। उसकी आपका कितना स्कोर है आप उसके बारे में उसको लिख देंगे। 20
उसके बाद 23 क्वेश्चन में ये लोग पूछ रहे हैं कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ पर लाना चाहते हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करोगे, लेकिन जितने अभी एक्सपेंसिव अकोमोडेशन होगी वो गारंटी खुद ही पे करेगा, उसमें ये लोग पे नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का स्पाउस को अपने लेके आना चाहते हैं तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे कि मैं इसको लेके आना चाहता हूँ और इसके जो एक्सपेंसेस है वो मैं खुद ही बेयर करूँगा। तो वो यहाँ पर पूछा हुआ है, अगर आप लेकर आना चाहते हो उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करोगे, अगर नहीं लेके आना चाहते तो इसको नील ही रहने दोगे। उसके बाद आपको अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको आपकी होम कंट्री के अंदर आपसे किससे कांटेक्ट किया जाए, आप उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करोगे। आप अपने किसी सिबलिंग की भी लिख सकते हो और अपने पेरेंट्स की भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हो। उसके बाद 25 में आपसे पूछा हुआ है कि आप अगर पास्ट में आपने जापान को विज़िट किया है तो आप यहाँ पर लिखोगे कितने टाइम के लिए आपने विज़िट किया था और आप कब वहाँ पर गए थे। अगर आपने नहीं किया तो आप इसको भी ब्लैंक ही छोड़ दोगे। और उसके बाद चेक बॉक्स है एग्री होने का कि मैं जो है वो सारी गाइडलाइंस मैंने पढ़ ली हैं और मैं एग्री करता हूँ जापानीज़ की सारी गाइडलाइंस के ऊपर। उसके बाद जब आप अपनी जो है एप्लीकेशन आप सबमिट करवाओगे, आप अपनी डेट लिख दोगे यहाँ पर और डेट लिखने के बाद आप जो है वो सारा फॉर्म सबमिट करवा दोगे। आपने ये वाला फॉर्म जो है वो हार्ड कॉपी में, क्योंकि एम्बेसी में सबमिट करवाना है, तो आपने इसको बहुत केयरफुली सबमिट करवाना है। अब आप जो है वो इसको हाथ से भी फिल कर सकते हो और आप इसको लैपटॉप में भी फिल कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हाथ से ना लिखें क्योंकि बहुत मैस क्रिएट होता है और कुछ लोगों की राइटिंग जो है वो बहुत ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता। तो आपने कोशिश करनी है इसको लैपटॉप में फिल करके ही आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, लेकिन जो पिक्चर है वो आप बाद में प्रिंट करने के बाद ही इसके ऊपर पेस्ट कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसमें आपको कोई इशू आता है या किसी और डॉक्यूमेंट में कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बना दूँ। थैंक यू।